ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चैप्टर जो है वो लास्ट टाइम चल रहा था एंड ये चैप्टर जो है वो मैंने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। ठीक है, इसके रूल्स वगैरह मैंने आपको समझाए थे, इसके कुछ पॉइंट्स, इसकी कुछ थियोरी मैंने आपको समझाई थी। एंड अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट जो एक अगर मैं पॉइंट रिमाइंड कर रहा हूँ आपको ये चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले, वो ये वाली पॉइंट है जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। सबसे पहली पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट जब हम खरीदते हैं तो उसकी परचेज प्राइस के अंदर हम वो एक्सपेंसेस भी ऐड करते हैं जो हमने एक तरीके से एसेट को खरीदने के टाइम पे किए। जहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, फ्रेट के खर्चे हैं, इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है। तो ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं बिल्डिंग खरीदने के टाइम पे, दस्तावेज वगैरह का जो खर्चा होता है, लीगल चार्जेस, वो सब हम एसेट की वैल्यू के अंदर ही ऐड कर देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी या आईजीएसटी, टोटल अलग अलग तीन पार्ट्स होते हैं। आईजीएसटी, सीजीएसटी, आई जो है, ये जो भी टाइप का जीएसटी है हम एसेट की वैल्यू के अंदर ऐड नहीं करते। ठीक है, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो जीएसटी हमको पे करना पड़ता है। ठीक है, बेसिक जीएसटी का कॉन्सेप्ट है। ओके, पर जब हम कोई एसेट को बेचते हैं या जब हम कुछ बेचते हैं तो हमें जीएसटी मिलता भी है, तो जीएसटी सेट ऑफ होता है। इसीलिए हम जीएसटी को कभी भी एसेट की वैल्यू के अंदर ऐड नहीं करते हैं, भले ही हमने पे किया है फिर भी। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि मैंने बताया। इंटरेस्ट वगैरह को एक तरीके से इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, कैपिटल एक्सपेंसेस, एक्सटेंशन वगैरह जो है, रिपेयर्स वगैरह जो है, जो कि एसेट की लाइफ को इम्प्रूव करते हैं या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, हाँ वो इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब रूल्स वगैरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे एंड बहुत सारी और भी पॉइंट्स मैंने बताई थी। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल वन से। ठीक है, एग्जाम्पल वन एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बाद ऑब्वियसली मुझे कुछ और रूल्स इस चैप्टर में आपको समझाने। एग्जाम्पल वन में यहाँ पे लिखा हुआ है, मेहता परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 October 2020 फॉर 5 लाख रुपीज प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच। ठीक है, मेहताब जो है उसने एक मशीन खरीदी एंड 1 अक्टूबर को उसने मशीन खरीदी, 110 को उसने मशीन खरीदी एंड ये मशीन उसने खरीदी 5 लाख रुपीज में। इस पे उसने 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी पे किया। फिर लिखा हुआ ही पेड 20,000 रुपीज फॉर लोडिंग स्लैश अनलोडिंग एंड कैरेज एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द मशीन टू फैक्ट्री। उसने लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन का सब कुछ खर्चा मिला के उसने 20,000 रुपए और पे किया ताकि ये जो 5 लाख रुपए की उसने मशीन खरीदी है ये फैक्ट्री तक आ जाए। He further incurred 25,000 rupees for installing the machine। बाकी उसने बाद में 25,000 रुपीज और पे किए मशीन को इंस्टॉल कराने के। फिर आपको यहाँ पे तीन क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एंड ये तीनों क्वेश्चंस रूल से कनेक्टेड हैं। जितने आपको रूल्स याद होंगे उतने अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस जो है वो आप समझ पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट डिड मेहता पे टू द मशीन टू द वेंडर ऑफ द मशीन। ठीक है, जिससे उसने ये मशीन खरीदी उसको मेहताब ने कितना पे किया होगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अमाउंट पेड टू द वेंडर ऑफ द मशीन। ठीक है, नीचे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइस ऑफ द मशीन। ठीक है, टोटल मशीन के जो 5 लाख रुपीज हैं वो तो पे किए ही होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा रुपीज 5 लाख। ठीक है, जो 5 लाख रुपीज है जो मशीन की प्राइस है वो तो मेहताब ने पे की होगी। ठीक है, उसके बाद मेहताब को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% मेहताब को वो भी पे करना पड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एड सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी का भी 6% है एंड उसके बाद मेहताब ने मशीन खरीदने के टाइम पे 5 लाख रुपीज की जो इसने मशीन खरीदी उस पर इसने एसजीएसटी भी पे किया। ठीक है, एसजीएसटी इसने पे किया 6%। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। टोटल 5 लाख, यहाँ पे लिखूंगा 5 लाख का 6% ये होता है 30,000। ठीक है, तो 30,000 रुपीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा सीजीएसटी के एंड 30,000 रुपीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा एसजीएसटी के। फिर उसने लोडिंग एंड अनलोडिंग के खर्चे पे किए एंड इंस्टॉलेशन का खर्चा पे किया।
पर ऑब्वियसली ये जो खर्चा है मेहता आपने जो लोडिंग अनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन का खर्चा किया है, ये मेहता आपने मशीन के वेंडर को पे नहीं किया, ठीक है। ये 20,000 रुपीज कैरेज वाले को पे किया होगा मेहता आपने, एंड 25,000 रुपीज इंस्टॉल करने वाले को पे किया होगा, ठीक है। तो जो जिससे मशीन खरीदी, जो वेंडर है, मेहताब ने उसको 5 लाख रुपीज मशीन के दिए, प्लस 30,000 रुपीज उसने सीजीएसटी दिया एंड 30,000 रुपीज उसने एसजीएसटी दिया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल, ठीक है, एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट में आएगा 5,60,000, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, मतलब मशीन अकाउंट में कितनी अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। रूल्स के ऊपर है, जितने आपको रूल्स लास्ट टाइम के लेक्चर के याद है, ठीक है। सबसे पहले जो मशीन की प्राइस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो, अमाउंट टू बी डेबिटेड इन मशीन अकाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले मशीन अकाउंट में मशीन की जो प्राइस है, प्राइस ऑफ द मशीन, या कॉस्ट प्राइस लिखो, प्राइस लिखो, जो भी लिखो, टोटल मशीन के 5 लाख रुपीज की जो प्राइस है वो तो हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद मशीन की कॉस्ट के अंदर जो लास्ट टाइम मेरे रूल्स भी बताए थे, मशीन खरीदने के टाइम पे जो हमने खर्चे किए हैं वो भी एक तरीके से हम लोग मशीन की वैल्यू के अंदर ऐड करते हैं। तो मशीन 5 लाख की हमने मशीन खरीदी, उसमें 20,000 रुपीज जो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा एंड 25,000 रुपीज जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो हम ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड लोडिंग स्लैश अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है। ये है ₹20,000, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं ₹25,000, ठीक है। तो टोटल सब कुछ मिला के यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल अमाउंट टू बी डेबिटेड इन मशीन अकाउंट इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 25,000, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो है वो हो जाएगी 5,45,000 रुपीज। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो अमाउंट है 5,45,000, इसमें मैंने जीएसटी के जो 60,000 है, टोटल जीएसटी की जो अमाउंट है, सीजीएसटी एसजीएसटी मिला के 60,000 रुपीज, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए, ठीक है। वो मैंने क्यों ऐड नहीं किए, मैंने इसीलिए ऐड नहीं किए क्योंकि रूल्स हैं, ठीक है। जीएसटी भले सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, मशीन की वैल्यू के अंदर हम लोग ऐड नहीं करते, ठीक है। ऑब्वियसली जीएसटी हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 5 लाख रुपीज प्लस हमको 60,000 रुपीज जीएसटी जो है वो पे करना पड़ेगा, ओके। पर हम मशीन अकाउंट में जीएसटी की वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। जीएसटी का अलग अकाउंट बनता है, सीजीएसटी एसजीएसटी का अलग अकाउंट बनता है, इसकी एंट्री वहां पे होगी पर मशीन अकाउंट में नहीं होगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला हुआ है पास द जर्नल एंट्री गिविंग द इफेक्ट टू द ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ इसकी हमको जर्नल एंट्रीज जो है वो करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे जर्नल एंट्री कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ हेडिंग जर्नल एंट्री। आपको फॉर्मेट वगैरह बनाना है, मैं फॉर्मेट वगैरह नहीं बना, ठीक है। अब सबसे पहली एंट्री जो मशीन को खरीदने वाली एंट्री है, ठीक है, मशीन को जो हमने खरीदा एंड जो पेमेंट वगैरह की उसकी एंट्री होगी। आप दो तरीके से इन एंट्रीज को कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कंबाइन एंट्री करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट में यहाँ पे अमाउंट में जो 5 लाख, यहाँ पे अगर मैं वापस से कैलकुलेशन आपको समझाऊं, 5 लाख मशीन का, 20,000 रुपीज जो है वो लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस का, एंड 25,000 रुपीज जो है वो इंस्टॉलेशन के चार्जेस का, ठीक है। टोटल सब मिला के 5,45,000 आएगा, जो मैंने यहाँ पे ऊपर जस्ट बताया, ठीक है। उसके बाद जीएसटी जो है वो मैं अलग से लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और उसके नीचे मैं आप लिखूंगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। एंड यहाँ पे 30,000 जो है वो मैं दोनों में लिख दूंगा, यहाँ पे भी 30,000
यहाँ पे भी 30,000, ठीक है, ये एक ही में ही कंबाइन एंट्री हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे क्रेडिट में लिखूंगा टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आएगा टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट, ठीक है, जो भी हो। क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है कि हमने कैश से पे किया है कि बैंक बैंक बैलेंस से हमने पे किया है, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि हमने किसी से भी पे किया होगा, ठीक है। मैं कैश स्लैश बैंक दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे नीचे टोटल अमाउंट जो है सब मिला के 5,45,000 प्लस 60,000, सब मिला के यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 6,05,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है, ठीक है। नरेशन में यहाँ पे आपको लिख देना है बीन मशीन परचेस्ड, ठीक है, ये इसका नरेशन हो गया। फॉर्मेट वगैरह मैंने नहीं बनाया, ठीक है, पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट वो फॉर्मेट वगैरह मैंने नहीं बनाया, फॉर्मेट वगैरह बनाना, ठीक है। डेट वगैरह भी डालना, डेट भी मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे उसने मशीन खरीदी थी 1/10/2020 को, ठीक है, तो वो डेट भी मैंने यहाँ पे पुट कर 1/10/20, परफेक्ट, ठीक है, डेट वगैरह यहाँ पे पुट करना। ये आपका आंसर है। मैंने एक ही सिंपल एंट्री में यहाँ पे खत्म कर दिया है। एंड आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इसकी जगह पे दो एंट्रीज की, मतलब पहले मशीन को खरीदने की अलग से एंट्री की है एंड उसके बाद वापस से मशीन अकाउंट को डेबिट किया है एंड खर्चे उन्होंने अलग से रिकॉर्ड किए। तो मेरे हिसाब से एक ही एंट्री में दोनों रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। कंबाइन एंट्री करो, एक ही एंट्री करो, एक ही एंट्री में खत्म करो, ज्यादा सिंपल, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल 1 था। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 का, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कि कितनी अमाउंट हमने वेंडर को पे की, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कितनी अमाउंट जो है वो मशीन अकाउंट पे डेबिट की जाएगी, एंड थर्ड पार्ट इसमें जिसमें क्वेश्चन में बोला हुआ था जर्नल एंट्री कर। अगर आपको अलग अलग एंट्री करनी है तो अलग अलग एंट्री किस तरीके से होगी, चलो मैं साइड में वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले मशीन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा एंड उसमें अमाउंट में आपको पहले, क्योंकि आप अलग अलग एंट्रीज कर रहे हो, तो आपको 5,00,000 रुपीज अमाउंट लिखनी है। उसके बाद जो इनपुट CGST SGST है वो आपको सेम तरीके से लिखना है। यहाँ पे वो मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आपको टू कैश स्लैश बैंक लिख देना है एंड उसमें आपको लिख देना है 5,60,000। मतलब पहले मशीन को खरीदने की एंट्री की, अगर आप दो एंट्रीज करना चाहते हो तो, एंड उसके बाद जो हमने खर्चे पे किए, ऑब्वियसली खर्चे रिकॉर्ड नहीं करने आपको क्वेश्चन में या एंट्री में कहीं पे भी इस तरीके से नहीं लिखना है कि आपने कैरेज के एक्सपेंसेस पे किए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं कैरेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अगर आपने एक्सपेंस को अलग से रिकॉर्ड किया तो स्टार्टिंग से ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एसेट को खरीदने के टाइम पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम एसेट की वैल्यू के अंदर ही ऐड कर देते हैं। ये लास्ट मैंने रूल्स में आपको समझाया अभी, ठीक है। तो उसकी एंट्री में एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट नहीं करना है, हम डायरेक्टली मशीन अकाउंट को एक और बार डेबिट करेंगे एंड जितने भी हमने टोटल खर्चे किए, टोटल हमने 45,000 रुपीज का खर्चा किया, तो 45,000 रुपीज का खर्चा होगा डेबिट एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कैश ही लिख दो क्योंकि एक्सपेंसेस हैं तो कैश से ही पे किए होंगे, या चलो बैंक लिख के देते हैं, कैश स्लैश बैंक अकाउंट 45,000 रुपीज। तो अगर आपको दो एंट्रीज करनी है तो आप इस तरीके से एंट्रीज करो, सिंगल एंट्री करनी है तो ये एक एंट्री करो, दोनों सही है, दोनों में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल कर देता हूँ एक और बार। ये एग्जाम्पल 1, ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये उसका सेकंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट। ओके, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ, एक तरीके से मतलब मैं बोल सकता हूँ मेथड्स पे आ जाते हैं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन इसका सही टॉपिक वो रहेगा, ठीक है। मेनली दो टाइप के, दो मेथड्स होते हैं मेनली, ऐसे ज्यादा सही तरीके से बोलूं। सबसे पहला होता है SLM, जिसकी इमेज मैंने यहाँ पे डाली हुई है, इस पे भी मैं आऊंगा, पर पहले मैं बेसिक फंडामेंटल्स आपको समझा देता हूँ कि क्या मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, या और ज्यादा सही शब्द रहेगा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। हाँ, अब दो मेन मेथड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दूसरा होता है
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अच्छा, इसको कभी कभी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, बात एक ही। हाँ, अब दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है वो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वी परचेज एसेट, कोई भी एसेट अज्यूम करो, वी परचेज एसेट फॉर ₹100, ठीक है। हमने एक एसेट खरीदा ₹100 का, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वॉज 10%, ठीक है। क्वेश्चन में ये रेट जो है वो दिया होगा, कभी कभी नहीं भी दिया होता है, वो भी फाइंड करना मैं बताऊंगा। पर हमने एक एसेट खरीदा ₹100 का एंड उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, ठीक है, 10% पर एनम। ये पर एनम शब्द होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है, पर एनम अगर नहीं दिया हुआ हो तो फिर हम टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करते। हाँ, अब ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में, अब यहां तक तो हर एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की सेम ही होगी, हर एक क्वेश्चन सेम होता है, ठीक है। आपको ये बताएंगे कि आपने एसेट खरीदा, कब खरीदा, डेट वगैरह भी बताएंगे, फिलहाल वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताएंगे कि कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन हर साल निकालना है। फिर चेंज कहाँ से होता है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन के ऊपर फर्क कहाँ से पड़ना शुरू होता है, मेथड से शुरू होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है SLM मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालो, तो कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी डेप्रिसिएशन की। एंड अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कैलकुलेशन RBM मेथड से निकालो, ठीक है, RBM मेथड से निकालो या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से निकालो, ठीक है, इसको बोलते हैं WDV मेथड, ठीक है। अगर आपको बोला हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड से कैलकुलेशन करो, तो पूरी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। दोनों कैलकुलेशन इजी हैं, दोनों कैलकुलेशन में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक माइनर डिफरेंस है, ठीक है। SLM में अगर मैं पहले से आपको बता दूं तो SLM में डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन है वो एक ही बार होती है, ठीक है। SLM में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सिर्फ एक ही बार होती है, ठीक है। एंड RBM में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हर साल होती है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे 10% डेप्रिसिएशन है, तो हमारा एसेट है ₹100। अब हम SLM में क्या करेंगे, SLM में हम एक ही बार डेप्रिसिएशन निकालेंगे ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इन SLM, ये इसका रूल नोट कर लेना, इन SLM द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज डन ओनली वंस at the starting and depreciation is calculated on cost price of the asset, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करूंगा, ₹5,00,000 या ₹100 का ये एसेट है एंड इसका जो 10% है, ठीक है, 10% होता है ₹10, तो हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा ₹10। मतलब पहले ईयर में मशीन हमने जब खरीदी तब वो थी ₹100 की, ठीक है। उसके बाद एक तरीके से ये बुक वैल्यू है मशीन की, इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। उसके बाद साल के एंड में हमने डेप्रिसिएशन निकाला, ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन जो है वो आया ₹10, ठीक है। हमने जो कैलकुलेशन जस्ट अभी की, डेप्रिसिएशन आया ₹10, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, जब डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करने के बाद न्यू बुक वैल्यू आएगी, सब प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे अगर मैं बाउंड्रीज वगैरह बनाऊं, ₹90, ठीक है, ये आपकी न्यू बुक वैल्यू है। उसके बाद वापस से ये पूरे साल हमने मशीन को यूज किया है, वापस से डेप्रिसिएशन निकलेगा, पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू उतनी ही रहेगी, ठीक है, ₹10। एक बार जो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कर ली तो फिर डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू स्टार्टिंग में ₹10 थी, तो हर साल जो है वो ₹10 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 90 में से 10 माइनस करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आएगा ₹80, ठीक है। उसके बाद ये ₹80 जो है वो हमारी नई बुक वैल्यू, नए साल की नई बुक वैल्यू। उसके बाद ये पूरा ईयर भी हम लोग मशीन को यूज करेंगे एंड उसके बाद यहाँ से मैं ₹10 जो है वो मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन एंड वापस से जो न्यू बुक वैल्यू है वो आएगी, न्यू बुक वैल्यू हो जाएगी 70। इन शॉर्ट एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, 10 सालों के बाद, 10 बार 10 10 10 माइनस होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा
ठीक है, जब मशीन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ₹0, क्योंकि हमने 10 रुपए हर साल माइनस किया डेप्रिसिएशन में से, उस हिसाब से 10 साल के बाद ये मशीन की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, इन शॉर्ट एसएलएम के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड वाली जो कैलकुलेशन है उसके अंदर डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, कुछ साल के बाद एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आरबीएम पे आ जाते हैं। ये एसएलएम की कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको हर साल सेम अमाउंट माइनस करनी है। ठीक है, एक बार डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है एंड हर साल फिर वही अमाउंट को आपको सेम माइनस करते रहना है। कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन वापस से नहीं करनी। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप अगर मैं लिख दूं इन आरबीएम द कैलकुलेशन ऑफ depreciation is done every year. Depreciation is calculated every year on book value. ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल कैलकुलेट होगा एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हर साल डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये रूल्स हैं, जब मैं बोलूं पॉज करके, मैं जब स्क्रॉल करूं तब पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, हाँ, अब आरबीएम की जो कैलकुलेशन है मैं वापस रिपीट करूं, हर साल इसके डेप्रिसिएशन की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एंड हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो बुक वैल्यू पे निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से वही, सबसे पहले हमने मशीन जो है वो खरीदी 100 रुपीज में, तो ये हमारी ओरिजिनल बुक वैल्यू है 100 रुपीज। कॉस्ट प्राइस बोलो, ओरिजिनल वैल्यू बोलो, फेस वैल्यू बोलो, बुक वैल्यू बोलो, 100 रुपीज। इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन हम किस तरीके से निकालेंगे? सेम नॉर्मल तरीके से जैसे हमने जस्ट अभी निकाला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10% या 10/100, जिस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 10% का जो आंसर है वो आएगा 10 रुपीज। ठीक है, इसका आंसर आएगा 10 रुपीज। तो मैं यहाँ से लिखूंगा -10 रुपीज। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, न्यू बुक वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी 90। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू बुक वैल्यू। ठीक है, हाँ, अब दूसरे साल ये मशीन हमने यूज की। ठीक है, तो दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक है, पर नॉर्मली एसएलएम मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम 10 रुपीज यहाँ से माइनस कर देते, कुछ भी नहीं बोला हुआ होता था। ठीक है, पर एक तरीके से अभी हमको वापस से, क्योंकि आरबीएम मेथड है तो वापस से हमको कैलकुलेशन करनी। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी, पर इस बार 100 रुपीज पे नहीं होगी। इस बार जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी वो 90 रुपीज पे होगी। तो यहाँ पे लिखूंगा 90 मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है, 90 मल्टीप्लाई बाय 10% कैलकुलेशन करने के बाद जो है ये हमारा आंसर आएगा 9 रुपीज। ठीक है, जो न्यू डेप्रिसिएशन है वो हो जाएगा 9 रुपीज। यहाँ पे मैं लिखूंगा ₹9। ठीक है, अच्छा, 90 में से 9 माइनस करने के बाद 81 रुपीज हमारी अमाउंट आएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 81। अभी जो 81 है, ठीक है, अभी तक आप समझ गए होंगे, ये जो 81 है ये 81 हमारी न्यू बुक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, तो ये हमारी न्यू बुक वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद हमने वापस से पूरे साल जो है मशीन को यूज किया एंड अब वापस से हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। पर डेप्रिसिएशन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बार जो डेप्रिसिएशन निकलेगा, ठीक है, आरबीएम मेथड में जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 100 रुपीज पे नहीं निकलेगा, वो जो नई बुक वैल्यू है 81 रुपीज उस पर निकलेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 81 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो इसका आंसर आएगा 8.1। पॉइंट में आ सकता है डेप्रिसिएशन, ऐसा कोई रूल खुद से नहीं बनाना कि डेप्रिसिएशन पॉइंट में नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन पॉइंट में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा -8.1। ठीक है, एंड 8.1 माइनस करने के बाद 81 में से 8.1 माइनस करने के बाद 72.9 जो है वो बचेगा एंड इसके बाद ये कथा जो है वो ऐसे ही चलती रही। ठीक है, हाँ, अब एसएलएम मेथड में क्या होता था? एसएलएम मेथड में एक दिन ऐसा आएगा 10 साल के बाद जब मशीन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, मशीन की वैल्यू हो जाएगी 0। आरबीएम मेथड जो है, आरबीएम मेथड में ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आरबीएम मेथड में क्योंकि आप ध्यान से अगर देखो तो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है
साल दर साल एसेट की वैल्यू के साथ वो भी कम होती जा रही। ठीक है, एसेट की वैल्यू पहले थी 100, उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी 10%। फिर एसेट की वैल्यू हो गई 90, तो उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो गई 9। फिर एसेट की जो वैल्यू है वो हो गई 81, तो उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो गई 8.1। जैसे जैसे बुक वैल्यू कम हो रही है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी कम हो रही है। ठीक है, तो आप अगर इसकी कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आरबीएम मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू कभी भी ₹0 नहीं होगी। ठीक है, लास्ट में अगर एक पैसा भी बचेगा तो एक पैसे का हम लोग 10% निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो कैलकुलेशन है, दोनों की जो कैलकुलेशन है, बेसिक फंडा जो है ये है एसएलएम एंड आरबीएम का। ठीक है, कैलकुलेशन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, हर एक सब में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है अकाउंट्स। कैलकुलेशन हर चैप्टर में, हर चैप्टर में नहीं, हर सम में इस चैप्टर के सेम कैलकुलेशन है। जब आप 3-4 बार कैलकुलेशन करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, 2-3 मशीन्स आएंगी उसकी कैलकुलेशन। इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स किस तरीके से बनाने हैं एंड इस ये जो कैलकुलेशन के इफेक्ट्स हम अकाउंट्स में किस तरीके से करेंगे वो सीखना इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अकाउंट्स आएंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको एक तरीके से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन नहीं आएगी, एग्जाम में आएंगे अकाउंट्स। ये मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये लिख लो, रूल्स वाले थियरी वाले पेजेस में लिख लेना। ठीक है, पॉज करके। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे एक दो नोट्स ये भी लिख लेना। if the method if the name of the method is not mentioned, then we will use RBM method। ठीक है, अगर आपको ये नहीं बताया हुआ है क्वेश्चन में कि एसएलएम यूज करना है कि आरबीएम, तो हम आरबीएम यूज करेंगे हमेशा। अगर मैं वापस से रिपीट करता हूं, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है एसएलएम के आरबीएम, तो हम आरबीएम को यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, अब ये सब जो है वो लिख लो। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एसएलएम की कुछ फॉर्मुलाज होती हैं, एसएलएम की जो कैलकुलेशन मैंने जस्ट आपको सिखाई वो तो है ही, वो बेसिक कैलकुलेशन वही है, मेनली ज्यादातर सम्स में हम वही कैलकुलेशन करेंगे। पर एसएलएम के खुद के एक तरीके से कुछ फॉर्मुलाज होते हैं। सबसे पहले एसएलएम में अगर कभी आपको क्वेश्चन में, ये ध्यान से बहुत याद रखने जैसी बात है ये, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपने इग्नोर की तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है ये ऐसा है कि इसमें अगर आपने एक साल में अगर कोई मिस्टेक की तो आपकी वो मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड होगी। मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का आपने गलत निकाला अगर, तो ऑब्वियसली सेकंड ईयर का भी गलत आएगा, थर्ड ईयर का भी गलत आएगा, फोर्थ ईयर का भी गलत आएगा। तो इन शॉर्ट आपने अगर एक मिस्टेक की तो वो मिस्टेक आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो चैप्टर इजी है, मैं इसलिए बोलूंगा चैप्टर हार्ड है, चैप्टर इजी है, कैलकुलेशन इजी है, एंट्रीज भी आपको याद हो जाएंगी क्योंकि एंट्रीज भी सेम है हर एक सम की। पर कैलकुलेशन में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजी होने का मतलब ये नहीं है कि आप फटाफट फटाफट कैलकुलेशन कर दो, क्योंकि मिस्टेक एक बार हो गई तो वो मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड होगी। अब यहाँ पे एसएलएम के कुछ फॉर्मुलाज हैं, वो फॉर्मुलाज मैं आपको बता दूं एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। एसएलएम मेथड में कभी कभी आपको क्वेश्चन में एस्टिमेटेड रियलाइजेबल, या मैं ज्यादा सिंपल भाषा में जैसे इन्होंने भी लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू, आपको एसेट की स्क्रैप वैल्यू देंगे एंड क्वेश्चन में ये भी बताया हुआ होगा कि इस एसेट की एक्सपेक्टेड यूजफुलनेस लाइफ कितनी है। ठीक है, मतलब ये जो एसेट हमने जस्ट खरीदा उसकी कॉस्ट प्राइस तो आपको देंगे ही। ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं देंगे, जो अभी जस्ट मैंने बताया ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, कभी कभी वो नहीं देते हैं, एसएलएम मेथड की बात कर रहा हूँ। उसमें आपको कॉस्ट दे देंगे, स्क्रैप वैल्यू दे देंगे एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स, कितनी एक्सपेक्टेड यूजफुलनेस लाइफ है इस एसेट की, वो आपको दे देंगे। तो फिर आपको ये वाली फॉर्मुला जो है डेप्रिसिएशन की वो लगा के आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। ठीक है, ये फॉर्मुला है कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स या ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुलनेस लाइफ। ठीक है, इसको मैंने किस तरीके से याद किया है, इसको मैंने कुछ इस तरीके से याद किया है, शॉर्टकट मतलब इसके जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो मैंने यूज किए। ये इक्वेशन को थोड़ा एनलार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैंने इस तरीके से याद किया। ठीक है, डेप्रिसिएशन
इक्वल्स टू सी माइनस एस अपॉन एन। ठीक है, सी माइनस एस अपॉन एन, बस ये याद रखो। ठीक है, बाकी और कुछ याद रखने की, लंबे लंबे चौड़े चौड़े शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखो, सी माइनस एस अपॉन एन। डेप्रिसिएशन का स्पेलिंग रॉन्ग है, चलेगा। शॉर्ट फॉर्म, इसका भी शॉर्ट फॉर्म सी माइनस एस अपॉन एन। ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करनी है जब आपको क्वेश्चन में या स्क्रैप ईयर्स दिए हुए हैं या नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स दिए हुए हैं या दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है, कॉस्ट ऑफ प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट तो आपको देंगे ही। ठीक है, आपका एसेट कितने रुपीस का है वो तो आपको देंगे, उसके बिना सम बनेगा नहीं। तो डिपेंड करता है, कभी कभी क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में जो यूजफुल ईयर्स है वो देते हैं। ठीक है, कभी कभी दोनों देते हैं। इन दोनों में से कोई एक भी अगर आपको अमाउंट दी हुई है, एक की भी अमाउंट या नंबर आपको दिया हुआ है, तो आपको एक तरीके से ये फॉर्मूला लगा के डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है। फिर शॉर्ट सम्स में कभी कभी ये बोलते हैं, ऐसी कैलकुलेशन और वो सब मैं करवाऊंगा भी। शॉर्ट सम्स में कभी कभी बोलते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करो, परसेंटेज फाइंड करो। ठीक है, तो परसेंटेज किस तरीके से फाइंड करना है, ये वाली फॉर्मूला लगा के, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। आपके डेप्रिसिएशन की अमाउंट डिवाइड बाय आपकी टोटल कॉस्ट, जो एसेट की आपकी टोटल कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे इसके जैसा ही एक सम जो है वो, अभी इसकी इमेज मैंने यहाँ पे डाली हुई है, एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 जो है वो अभी मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अ फर्म बॉट अ मशीन फॉर 7,40,000। फर्म ने मशीन खरीदी, मशीन की प्राइस है 7,40,000। ये मशीन हमने खरीदी 1/4/2021 को। डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कितने टाइम के लिए डेप्रिसिएशन निकालना है, ऐसे भी समझ आएंगे। ओके, डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा जितने टाइम आपने एसेट को यूज किया है उतने टाइम पीरियड का निकलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एसेट खरीदा 1/4 को, फॉर एग्जाम्पल, तो 1/4 को एसेट खरीदने के बाद पूरे साल आपने एसेट को यूज किया, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक है, आपने एसेट सपोज करो खरीदा 1/7 को, अब 1/7 से लेकर 31/3 तक 9 महीने होते हैं, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। मतलब इन शॉर्ट आपने जितने महीने एसेट को यूज किया उतने महीने का डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसेट आपने बेच दिया। ठीक है, सपोज करो आपने एसेट बेच दिया 1/7 को, आपने एसेट सपोज करो बेच दिया, तो 1 4 5 6 7। ठीक है, 4 महीने आपने एसेट को यूज किया, उसके बाद आपने 1/7 को एसेट बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एसेट को 4 महीने यूज किया, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान देना होता है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने मशीन खरीदी 7,40,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ द एसेट इज इक्वल्स टू ₹7,40,000। अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं, लिखा हुआ है 60,000। अच्छा, 60,000 रुपीज स्पेंड किया इंस्टॉलेशन पे, तो इंस्टॉलेशन का खर्चा भी हमको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एन एसेट के अंदर। तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 8 लाख रुपीज। ठीक है, क्योंकि एसेट खरीदने के टाइम पे जो खर्चे किए जाते हैं वो एसेट की वैल्यू के अंदर ऐड किए जाते हैं। हाँ, अब कॉस्ट जो है वो हो गई है 8 लाख। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट्स यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ 5 years। ये इसकी यूजफुल लाइफ है, इज इक्वल्स टू 5 years। ठीक है, ये इसकी यूजफुल लाइफ है 5 years। एस्टिमेटेड टाइम पीरियड बोलो, यूजफुल लाइफ बोलो। फिर लिखा हुआ है इट्स एस्टिमेटेड रियलाइजेबल और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड वाज एस्टिमेटेड एट 40,000 रुपीज। मतलब 5 साल के बाद जब हम इसको भंगार में बेचेंगे या हम किसी नॉर्मल किसी दूसरे पर्सन को बेचेंगे, तो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ या स्क्रैप वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू है 40,000 रुपीज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू 40,000। हाँ, अब हमें क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, पूरे साल का कितना डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आएगी, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉर्मली क्वेश्चन में देते हैं, इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 1-2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा डेप्रिसिएशन।
ठीक है, ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू C माइनस एस अपॉन एन। ठीक है, C माइनस एस अपॉन एन, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो जाएगी, हो जाएगा डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट है 8 लाख, इंस्टॉलेशन का खर्चा इंक्लूड करने के बाद, और इंस्टॉलेशन का खर्चा इंक्लूड करना है। ठीक है, हो जाएगा 8 लाख प्लस या सॉरी माइनस 60 जो स्क्रैप वैल्यू है 40,000 एंड अपॉन में जितना टाइम हमको एसेट को यूज करना है 5 इयर्स। तो सब माइनस प्लस करने के बाद ये हो जाएगा 8 लाख माइनस 40,000। ठीक है, 7,60,000। अब 7,60,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये हो जाएगा 2 मिनट को, इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन 1 लाख, 8 लाख माइनस 40,000, 7,60 डिवाइड बाय 5। 1,52,000 आ रहा है। 2 मिनट को तो मैं चेक करूं। 1,52,000 एक साल के लिए डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है। 1,52,000 सही। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन होता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, 1,52,000 सही है, मैंने चेक किया टेक्स्ट बुक के अंदर। हाँ, अब इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ। इसको हाईलाइट कर देते हैं। ओके, दूसरा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मैं लिखूंगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब उसकी फॉर्मूला जो है वो भी मैंने आपको बताई। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन जो है वो भी मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 1,52,000। ठीक है, 1,52,000 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो है 8 लाख रुपीज। ठीक है, 8 लाख रुपीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपॉन में यहाँ पे 8 लाख रुपीज। अब मल्टीप्लाई बाय उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी साइड में कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, 1,52,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 8 लाख। ठीक है, 19% इसका आंसर आ रहा है। मैं इक्वेशन में लिख देता हूँ। ठीक है, हो जाएगा 19% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसको और थोड़ा डिटेल में लिखें, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो, इसको भी मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल 2 है। सबसे पहले हमने कॉस्ट निकाली एसेट की, 7,40,000 का एसेट खरीदा, 60,000 इंस्टॉलेशन का पे किया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हो गई 8 लाख। ओके, इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसको यूज करके हमने डेप्रिसिएशन निकाला फॉर्मूला लगा के, एंड फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 19%। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आप 8 लाख का 19% करोगे तो 1,52,000 आएगा। ठीक है, ये लिख लेना पॉज करके।